दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 10 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे सूडान में मिलिट्री प्लेन हुआ क्रैश, टेक्निकल फॉल्ट था या पर्दे के पीछे कुछ और। हमास की बड़ी पेशकश, 7 से 10 साल की हुदना पर हुआ राजी। क्या है हुदना, बताएंगे आपको। वेस्ट बैंक में सेटलर्स के बढ़ते हमले इसराइल को कर सकते हैं राख। 600 साबिक सिक्योरिटी अफसरों ने अपनी ही नेतन्याहू हुकूमत को दी क्या वार्निंग। सीरिया की खूबसूरत बला लूना अल शिबली की मौत हादसा थी या साजिश। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी से आज क्यों जुड़ रहा लूना का नाम, क्या बशर की तबाही में था लूना शिबली का हाथ। और सऊदी अरब, ईरान, चाइना आए एक साथ यमन के मसले पर, क्या ये तिकड़ी वाकई जंग खत्म करवाने का निकाल सकती है हल। तो ये थी कुछ हेडलाइंस सवालों के साथ, जिनके जवाब मिलेंगे आपको डिटेल्ड खबरों के साथ। खासतौर से कासिम सुलेमानी और लूना शिबली की खबर बहुत दिलचस्प है, उसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। पहली खबर यह है कि सिविल वॉर से जूझ रहे सूडान में एक बड़ा हादसा हुआ है। सूडान की मिलिट्री का ट्रांसपोर्ट प्लेन लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। यह हादसा पोर्ट सूडान के ओस्मान डिग्ना एयरबेस पर हुआ। मिलिट्री सोर्सेज ने बताया कि प्लेन में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। सोर्सेज के मुताबिक प्लेन में मौजूद सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। सूडानी आर्मी ने अभी तक ये नहीं बताया कि प्लेन में कुल कितने लोग सवार थे और ना ही कोई ऑफिशियल डेटा या तादाद जारी की गई है कि मारे कितने गए हैं। खबर बस इतनी है कि लैंडिंग के दौरान मिलिट्री प्लेन गिर गया और पूरा क्रू जान गंवा बैठा। गजा से एक बड़ी और गेम चेंजर पेशकश सामने आई है। हमास हुदना के लिए तैयार हो गया है। हुदना के बारे में हम आपको अभी इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि हमास ने सफाई से कह दिया है कि अगर इसराइल पूरी तरह गजा से फोर्सेस हटाए तो हम 10 साल तक एक भी गोली नहीं चलाएंगे। दोस्तों, हमास ने मीडिएटर्स को यह बता दिया है कि इसराइल के खिलाफ हर ऑफेंसिव एक्शन, हर हमला 7 से 10 साल तक मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए वो तैयार है, बशर्ते इसराइली फोर्सेस पूरी तरीके से गजा से विड्रॉ हो जाएं, अपनी हदों में चली जाएं। मिडिल ईस्ट आई को एक सीनियर फ़लस्तीनी ओहदेदार ने बताया कि हमास हथियार तक दफन करने पर राजी है ताकि इस अरसे में गजा की सरजमी से एक भी वार ना हो। ये पेशकश पिछले हफ्ते काहिरा में इजिप्ट, कतर और तुर्की के मीडिएटर्स को दी गई हमास की तरफ से। हमास के इस ऑफिशियल, जिसने मिडिल ईस्ट आई से बात की, हमास के इस ऑफिशियल के मुताबिक वो लंबी हुदना यानी कि 7 से 10 साल की सुलह का ऑफर दे रहा है। कौन? हमास, जिसकी निगरानी मीडिएटिंग मुल्क करेंगे ताकि दोनों तरफ अमल पक्का रहे। दोस्तों, हुदना अरबी का एक लफ्ज है जिसके मायने हैं सुलह या एक ऐसी सुलह जो परमानेंट ना हो मगर एक लंबे वक्त के लिए की गई हो। इसीलिए कह रहा है हमास कि हम हुदना के लिए तैयार हैं ताकि 8-10 साल तक एक भी गोली ना चले। यानी एक सीजफायर तो होगा, परमानेंट नहीं होगा लेकिन लंबे वक्त के लिए होगा। हमास के ऑफिशियल का कहना है कि इस अरसे में गजा अपनी तामीर, अपनी जिंदगी और अपने इंतजामात पर ध्यान देगा ताकि जंग और घेराबंदी के बाद हालात नॉर्मल हो सके। अगर ये पेशकश आगे बढ़ती है तो सीज फायर बातचीत का अगला फेज पूरी तरीके से बदल सकता है। वेस्ट बैंक में बढ़ रहे सेटलर्स के हमलों को लेकर अब खुद इसराइल की सिक्योरिटी और खुफिया डिपार्टमेंट के ओहदेदार रह चुके सैकड़ों लोग डरने लगे हैं, खौफजदा हैं। उन्हें डर है कि आखिर कौन कब तक बर्दाश्त कर पाएगा और कहीं वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनियों ने 7 अक्टूबर जैसा कोई हमला कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि सेटलर्स मान नहीं रहे और सब्र का एक पैमाना होता है। तो क्या इसराइल राख हो जाएगा? खबर सुनिए। इसराइल के अंदर से ही एक बेहद सख्त वार्निंग सामने आई है। करीब 600 साबिक सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ओहदेदारों ने इसराइली डिफेंस मिनिस्टर यिसराएल काट्ज को खत लिखकर ये कहा है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में तेजी से बढ़ती सेटलर्स की हिंसा यानी वायलेंस इसराइल की सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेटजिक खतरा बन चुकी है। ये खत कमांडर फॉर इसराइल सिक्योरिटी नाम की मूवमेंट की तरफ से जारी किया गया है। मतलब जितने भी लोग इंटेलिजेंस से या सिक्योरिटी से जुड़े हुए थे इसराइल के, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, कमांडर्स फॉर इसराइल सिक्योरिटी। उन्होंने 600 लोगों ने ये खत दिए हैं दस्तखत करके
कि भैया संभालो सेटलर्स को, इन उग्रवादियों को, वरना सब बर्बाद हो जाएगा हमारा। खबर के मुताबिक इस पर दस्तखत करने वालों ने कार्ड से फौरन कदम उठाने की अपील की है और उनका कहना है कि जो कुछ हो रहा है उसे सीधा ज्यूइश टेररिज्म यानी यहूदी आतंकवाद कहा जाना चाहिए। खबर में पढ़ लीजिए। और अगर हुकूमत ने इस पर लगाम नहीं लगाई तो हालात अफरा तफरी और बड़े टकराव की तरफ बढ़ सकते हैं। 200-600 से ज्यादा साबिक इस्राएली अफसरों के लफ्ज बेहद साफ हैं, जो कह रहे हैं कि नेतन्याहू की हुकूमत की चुप्पी पूरे इलाके को आग की तरफ धकेल रही है। ये समझ रहे हैं कि खतरा कितना बड़ा है और इसीलिए बोल भी रहे हैं। और जो आज नौकरी में है, इंटेलिजेंस में हो चाहे सिक्योरिटी में, वो अपनी ओहदों की वजह से, अपनी तनख्वाहों की वजह से, अपनी तरक्की की वजह से नहीं बोलेंगे, लेकिन जो सर्विस दे चुके हैं वो साफ पढ़ रहे हैं कि खतरा बढ़ रहा है, खामियाजा इसराइल भी भुगतेगा। अब एक खास स्टोरी, क्या सीरिया के साबिक सदर बशर अल असद के एडवाइजर रही खूबसूरत बला यानी लूना अल शिबली एक एजेंट थी? और ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की लूना को लेकर की गई कौन सी बात आज चर्चा में आ गई है? आइए समझते हैं डिटेल में। दिलचस्प स्टोरी है। सीरिया में बशर अल असद की साबिक खास मुशीर यानी कि एडवाइजर लूना अल शिबली फिर से सुर्खियों में है और इस बार मामला सीधा कासिम सुलेमानी के पुराने इशारों से जुड़ता नजर आ रहा है। लूना की मौत को लेकर भी कई सवाल उठे थे, उठ भी रहे हैं। अल मजल्ला की नई रिपोर्ट और अल हद्दाद और अल अरेबिया के लीक्ड वीडियो सामने आने के बाद शिबली के गिरते ओहदे और उनके खिलाफ शक शुबे एक बार फिर से ताज़ा हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 की एक डॉक्यूमेंटेड बातचीत ये दिखाती है कि IRGC कुद्स फोर्स के चीफ रहे जनरल कासिम सुलेमानी ने सीरिया के नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के चीफ रहे अली ममलूक को रोककर सीधे पूछा था, ये औरत जो निकल रही है बशर के दफ्तर से, ये कौन है? असल में है कौन? ये मीडिया एडवाइजर है, ये तो तुम बता रहे हो, असल में कौन है? ये कहां काम करती थी? पूछा, मतलब ये पूछा तुम्हें इसकी पिछली डिटेल मालूम है? सुलेमानी ने शिबली की पुरानी, इस औरत की पुरानी $10,000 की सैलरी और दमिश्क की मामूली सरकारी तनख्वाह के फर्क पर इशारा करते हुए कहा था, कोई शख्स $10,000 की नौकरी छोड़कर यहां 5 लाख सीरियन पाउंड पर क्यों आएगा? यानी मकसद बड़ा था, पैसा तो कहीं और से आ रहा होगा। सुलेमानी ने तभी कहा था कि लूना जासूस है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि कासिम सुलेमानी और माहिर अल असाद दोनों ने पहले भी लूना शिबली के बारे में वार्निंग दी थी। लूना अल शिबली ने कतर के अल जजीरा में अपनी ऊंची पोजीशन छोड़कर बशर अल असद की मीडिया एडवाइजर बनने का फैसला किया था और उनका ये तेज तरक्की वाला सफर हमेशा से सवालों में घिरा रहा था। लूना अल शिबली की मौत पर भी सवाल उठे थे और उठ भी रहे हैं और शक और गहरा हो गया है। अब कहानी किसी थ्रिलर फिल्म सी लगती है। जुलाई 2024 में शिबली की मौत को ऑफिशियल्स ने एक आम सड़क हादसा बताया था, लेकिन उनकी बख्तरबंद BMW के हल्के से नुकसान ने कहानी बदल दी। अल मजल्ला को चश्मदीदों ने बताया कि उनकी गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मारी गई थी और फिर एक आदमी लूना की पीठ पर वार करके फरार हो गया, जिससे उन्हें फालिज हो गया और बाद में मौत हो गई। उनके बॉडीगार्ड ने जब पूरा हादसा बताने की कोशिश की लूना के बॉडीगार्ड ने, तो उसे वहीं वो बयान देते वक्त ही कैमरों के सामने हिरासत में ले लिया गया। यानी शिबली और उनसे जुड़े लोगों के साथ ठीक वैसे ही हुआ जैसे किसी एजेंट के साथ किसी मिशन को खत्म करते वक्त होता है, इंटेलिजेंस की या मिशन के ऑपरेटर्स को खत्म करते वक्त होता है। इंटेलिजेंस की नजरें पहले से उन पर थीं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने पिछले साल कहा था कि सरकारी हलकों ने शिबली के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही थी सरकारी हलकों में, और उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने असाद और ईरानी ओहदेदारों की बंद कमरे वाली मुलाकातों की डिटेल्स लीक की हैं। इसके अलावा अप्रैल 2024 में दमिश्क में ईरानी काउंसलेट पर इस्राएली हमले के बाद सीरिया की इंटेलिजेंस ने शिबली के भाई को भी दुश्मन पार्टी से राब्ता रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। तो लूना अल शिबली कोई आसान शख्सियत नहीं थी। इस कहानी की तस्वीर ये कहती है कि लूना अल शिबली एक जो उन पर पुराना शक है
وہ سلیمانی کی سیدھی وارننگ، لونا کی موت پر اٹھتے سوال، سب مل کر بشار الاسد کی حکومت کے اندر کی گہری دراروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور شاید یہی دراریں اسد کی حکومت کو نگل گئیں۔ اصل میں لونا الشبلی کے کچھ ویڈیوز بشر کے ساتھ لیک ہوئے ہیں، جس میں بشر کار میں اور لونا ان سے سوال کر رہے ہیں، اور انہی ویڈیوز میں کبھی حزب اللہ کا مذاق اڑاتے نظر آئے بشار الاسد، تو وہ اپنے مددگار حزب اللہ کا، تو کبھی وہ پوتن کی سرجری کو لے کر مذاق اڑاتے نظر آئے، کبھی وہ اپنے ہی سیرین بھائیوں بہنوں کو ہی گالی بکتے یا برا بھلا کہتے ہوئے نظر آئے۔ یہ ویڈیوز لونا نے ریکارڈ کیے تھے، لیکن بعد میں ابھی العربیہ وغیرہ نے لیک کیے، جب سیریا کی اس لبریشن کا 1 سال پورا ہو رہا ہے تب لیک کیے تھے۔ اور اس کے بعد ہی لونا کے کریکٹر کو لے کر کہ وہ اصل میں کیا تھیں پھر سے سوال اٹھنے لگے، اور اسی دور میں قاسم سلیمانی کی وہ پیشن گوئی یا وہ وارننگ سب کو یاد آ گئی جو لونا کے بارے میں انہوں نے کی تھی۔ قاسم سلیمانی بڑے دماغدار شخص تھے۔ اب ایک اور اہم خبر، یمن کا مسئلہ سلجھانے کے لیے سعودی عرب، ایران اور چائنا نے مل کر کوششیں شروع کر دی ہیں۔ سعودی عرب، ایران اور چائنا نے منگل کو کہا کہ یمن میں لڑائی ختم کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل اور UN کی نگرانی میں ہونے والی پیس پروسیس یعنی شانتی پرکریا ضروری ہے۔ تینوں ملکوں کی یہ بات تہران میں ان کی تیسری بیٹھک میں سامنے آئی۔ یہ بیٹھک بیجنگ ایگریمنٹ کی پروگریس کو دیکھنے کے لیے کی گئی تھی۔ بیٹھک میں ایران، سعودی عربیہ اور چائنا کے سینئر آفیشلز نے شرکت کی۔ بیجنگ ایگریمنٹ مارچ 2023 میں ہوا تھا، جس سے سعودی عرب اور ایران کے رشتے پھر سے ٹھیک ہوئے تھے۔ آپ سوچئے یمن کے مسئلے پر سعودی عرب اور ایران بیٹھ کر ایک ساتھ بات کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ اور یہ بھی سوچنا ہوگا کہ سعودی عرب کو چوٹ دینے والا ایران نہیں ہے، UAE ہے یمن کے مسئلے میں۔ خیر، اور UAE سے پریشان ہوتھیز ہیں، ہوتھیز کنیکٹڈ ہیں ایران سے، سب کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں۔ بیٹھک میں سعودی عرب اور ایران نے کہا کہ وہ اس اگریمنٹ کو پوری طرح لاگو کرنے کے لیے کمیٹڈ ہیں۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی خود مختاری، ٹیریٹری اور سیکیورٹی کا احترام کرنے کی بات دہرائی۔ تینوں ممالک نے یہ بھی مانگ کی کہ فلسطین، لبنان اور سیریا میں اسرائیلی حملے فوراً روکے جائیں۔ ان تینوں ملک یعنی کہ چائنا، سعودی عربیہ اور ایران، ان سب نے یمن میں UN کے تحت ایک پورے پولیٹیکل سولوشن کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یمن میں سال 2014 سے لڑائی چل رہی ہے، جب ہوتھیز گروپ نے راجدھانی سنا پر کنٹرول کر لیا تھا اور لیجٹمیٹ گورنمنٹ ساؤتھ یمن کی طرف چلی گئی تھی۔ اب وہ گورنمنٹ ساؤتھ کی طرف سے اس لیے موو ہو گئی ہے، بھاگ گئی ہے، کیونکہ وہاں پر UAE پرست STC نے اپنا ہولڈ جما لیا ہے۔ یہ تھیں کچھ اہم خبریں جو آپ کے سامنے رکھ دیں۔ بہت سے لوگوں نے پوچھا بھائی لیٹ ہو گئے، تو سچ بتاؤں تو آج صبح میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں تھی کہ میں جس سے شروعات کر سکوں، کوئی اہم خبر نہیں تھی۔ تو آپ لوگوں کو ہلکی خبریں دے کر آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ویڈیو ہی مت بناؤ۔ پر میں نے کہا کہ سو جاتے ہیں، پھر اٹھ کے بنائیں گے، تو پھر کافی خبریں مل گئیں، دماغ بھی کھل گیا۔ تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔